नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भारत एक खोज, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संपादित की गई है, उसके अध्याय 4 युगों का दौर, जो कि गुप्त शासन में राष्ट्रता और समाजवाद का महत्व है उसको दर्शाता है, उसको पढ़ेंगे। युगों का दौर। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो इस हिसाब से बनाती हूँ कि आप पाठ को पढ़ते हुए या कोई अन्य काम करते हुए सिर्फ इसको सुने और सुनते हुए पाठ को समझते जाए। इसको लगातार देखने की डिवाइस से अपनी आंखें खराब करने की कोई जरूरत नहीं। आप बस सुने, समझे, और जब आप पढ़ेंगे या फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, तो आपको आसानी होगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये चीजें हमने जान ली थी, पहले सुन ली। तो ये वीडियो खास करके मैं सुनने के लिए ही बना रही हूँ। जिनको इससे आपत्ति है, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। चलिए, हम अपना अध्याय पढ़ते हैं, साथ में कठिन शब्दों का अर्थ। गुप्त शासन में राष्ट्रता और समाजवाद। युगों का दौर। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ। अवसान मतलब डिक्लेयर, यानी कि उसका पतन हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए मौर्य समाज और शुंग वंश का, तो अगर कंपेयर किया जाए तो शुंग वंश का जो क्षेत्र है वो छोटा था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे। उत्तर में काबुल से पंजाब तक बख्शी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला किया। ये सेनापति का नाम है, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उनकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। आख्यान जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं, ठीक है, जो बौद्ध की कहानियां हैं, उनकी व्याख्या, उनमें उनको एक संत के रूप में उनकी प्रसिद्धि मानी गई है। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी बॉर्डर को कहते हैं, सूबे के क्षेत्र में कंधार की यूनानी क्षेत्र का जन्म, यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेतनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है। ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है। लाट का मतलब है एक स्तंभ की तरह, आप उसे माने, जो हिले स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसी पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा हुआ है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जब्त कर रहे थे। मध्य एशिया में जब्त करना मतलब उनको खत्म करना या फिर उनको डिस्ट्रॉय करना, विलुप्त कर देना, उनको नुकसान कर देना। मध्य एशिया में शाक सेडियन लोग अक्सर अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। यूची सुदूर पूर्व से आए थे, नाम है। उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। यूई चियो में से एक दल कुशाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया, यानी अपना क्षेत्र बढ़ा लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर धकेल दिया। शक कठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम कर लिया। किसने? कुषाणों। किस पर कर लिया? उत्तर भारत में भी और मध्य एशिया में काफी जगह पे अपना साम्राज्य, अपना अधिकार कर लिया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग तो बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है, जिनमें उनके होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था। राज्य का और धर्म का स्वरूप मिला जुला, जिसमें जरथुस्त्र के धर्म का योगदान था।
यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके ही निकट था। वह बहुत ही राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बना हुआ था। यानी जो तक्षशिला का विश्वविद्यालय है वो ऐसा स्थान था जहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रों के लोग वहाँ पर मिलते थे, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। उसी को उन्होंने, जो उसकी राजधानी थी वो पेशावर की निकट थी और तक्षशिला के भी निकट थी। ठीक है, वह बहुत से राष्ट्रों के आने वाले लोगों का स्थान बन गया। वहाँ भारतीयों की मुलाकात सिद्दियों, यूचियों, ईरानियों, बख्शी, यूनानियों, तुर्कों, चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभावों के प्रभाव स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म दिया। मूर्तिकला और चित्रकला इनकी अलग अलग तरीके की जो स्वरूप थे वो हमको दिखने के लिए मिले। क्यों? क्योंकि जो कार्य करने वाले लोग हैं वो एक दूसरे की कला से प्रभावित हुए। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राज होता है। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उसमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। यानी आड़ू और नाशपाती हमारे भारत में चीन से लाए हुए जो पौधे हैं उनसे विकसित हुए। गोभी राजस्थान के ठीक किनारे किनारे तूफान और कुछा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हो। आगे वो लिखते हैं कि कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। कौन कौन से दो संप्रदाय थे? एक महायान और एक हीनयान। इन दोनों के बीच मतभेद होते। भारतीय संस्कृति के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित होने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ रहा था। यह नाम था नागार्जुन। नागार्जुन जो ईसा की पहली शताब्दी में हुई, उनका व्यक्तित्व बहुत महान था और वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान हमने पढ़ा ना, दो पंथ थे तो महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और वर्तमान में श्रीलंका और म्यांमार हीनयान को मानते रहे। ठीक है, हीनयान तब हार गया था, लेकिन जो श्रीलंका और बर्मा है जो कि अभी म्यांमार है उसमें लोग हीनयान को मानते रहे। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए। फिर भी राष्ट्रीय विरोधों की एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चलती रही, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सारे कुषाण भारतीयकरण में हिस्सा लें या भारतीय हो जाए। तो एक कुछ लोग थे, एक समूह कह लो, ग्रुप कह लो, जिसके अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ लगातार चलती। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस भारतीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। ठीक है, और दूसरे जो महान शासक ने जिसका नाम चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को बाढ़ भगा दिया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम हो गया। अब इस तरह 320 में गुप्त साम्राज्य का युग प्रारंभ हो गया। गुप्त साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वारा बनाया गया नया विशाल साम्राज्य। कौन से ईस्वी में? 320 में। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। यानी वो युद्ध में भी प्रवीण थे और शांति कला में भी प्रवीण थे। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोध भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षेत्रीय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व के अंदर घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा।
और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर जो सजातीय कार्य थे, राज्य थे, कायम करने में वो कार्य करने का प्रयास किया गया। लेकिन इन आदर्शों में एक कट्टरता विकसित होने लगी थी, यानी कि वो जो एक पैरामीटर था, जो उनकी तरीका था कि इसमें आपको घुलने मिलने के साथ साथ जो स्वीकार किया गया है, उसमें आपको एक आधार दिखाया गया, सजाती राज्य कायम करने का जो प्रयास किया गया, उसमें कट्टरता आ गई कि आपको तरीके से ही सारी चीजें अपनानी होगी, जो इनके स्वभाव के विरोध में। आरंभ में जो आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यवत या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इन स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे, विदेशी तत्व यहाँ आए और जब्त होते गए, यानी विदेशी तत्व यहाँ आए और हमारे अंदर समाहित होते चले गए, भारतवर्ष में समाहित होते चले गए। लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने केवल उसे राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उनके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उनमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, जिससे वे तमाम गहरी जातीय सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया, उनका निर्वाण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय था, वो विश्व धर्म था, उसको सभी ने अपनाया हुआ था। जैसे जैसे उसका विकास हुआ, विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका रूप और ज्यादा बढ़ता चला गया, विकसित होता चला गया। जो पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक तो था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, लेकिन विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाए और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवाद चेतना पैदा हुई, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगी थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध था, शक्तिशाली था, यानी वो एक बुद्धिमान शासक तत्व था और शक्तिशाली थे, अत्यंत सुसंस्कृत थे, तेजस्विता से भरपूर थे। यानी उनका जो प्रभाव है, उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो तरीके हैं और उनकी बुद्धि, वो बहुत प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, उनके तरीके बहुत तेजस्विता है। फिर भी उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो, यानी कि अपने क्षेत्रवाद का, अपने साम्राज्य के विस्तारवाद की प्रवृत्ति में विकसित हो गई। जैसे कि एक शासक में बढ़ती चली जाती है, ऐसे इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। ये गुप्त वंश की बात चल रही है। साहित्य और कला की दृष्टि से ये बहुत शानदार समय था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य का शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे। 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे। क्यों लगे रहे? क्योंकि जो चौथी शताब्दी के आरंभ से 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया था, उसको वो
समाहित करना चाहते थे। सबसे जो उनका साम्राज्य था उसकी जो एक कट्टरता थी आ गई थी, उसको वो थोड़ा सा साम्राज्य को सिकोड़ कर थोड़ा छोटा कर रहे थे। छोटा होता चला गया और उनका साम्राज्य सिकुड़ कर लगातार छोटा होता चला गया, क्योंकि वो लोग अपने बचाव में लगे रहे। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हूण कहलाते थे। उन्होंने मुल्क में बड़ी लूटपाट की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मेहरगुल को बंदी बना दिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मेहरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। आधी शताब्दी से समझते हैं आप, लगभग 50 साल। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जब्त होते जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। कौन कट्टर बौद्ध थे? राजा हर्षवर्धन। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिला जुला था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग या युआन च्वांग भारत आया था। ये 629 ईस्वी में की बात है। हर्षवर्धन कवि थे, नाटककार थे। उन्होंने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तान से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सर उठा रहा था। मैं आपको फिर से कह देना चाहती हूँ कि ये वीडियो हमने सिर्फ सुनने के लिए, ताकि बच्चे अपना अन्य काम करते हुए इस टॉपिक को, इस पद को सुन लें और इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या हुआ था कहानी में। जब वो कहानी पढ़ें या भारत एक खोज में युगों का दौर पढ़ें, तो उनको जो गुप्त शासन की जो राष्ट्रता है, समाजवाद, वो सरल होता जाए, आसान होता जाए। आज के लिए इतना ही। युगों के दौर का दूसरा भाग हम अगली वीडियो में प्रसारित करेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।